डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डीएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। तो डीएनए जो कि सभी जीवों में, सभी तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन ज़्यादातर हायर जो एनिमल्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है। डीएनए जो कि एक स्टेबल फॉर्म होती है, इसलिए ये हायर एनिमल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो जेनेटिक मटेरियल लगभग सभी हायर एनिमल्स में डीएनए होता है। डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना रहता है, और न्यूक्लिक एसिड्स जो कि एक कतार के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं, सीक्वेंस बना के रखते हैं, और इस सीक्वेंस में जो उसकी यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स होती है। तो डीएनए की जो यूनिट है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस में देखा था। किसमें? ल्यूकोसाइट, जो कि पस सेल होती हैं, और उन्होंने इनको न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में इस न्यूक्लिन में हमें कुछ फॉस्फोरस कंटेनिंग विटामिन्स देखने को मिली, और उनको फिर अलग करके न्यूक्लिक एसिड्स को अलग किया गया और इसको न्यूक्लिक एसिड्स नाम दिया गया। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आरएनए और एक डीएनए। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं जीवों में। आरएनए जो है वो कम स्टेबल होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये क्या होता है भाई? अनस्टेबल फॉर्म होती है। जबकि डीएनए है ये क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल संरचना होती है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये ज़्यादा स्टेबल संरचना है। आगे करते हैं कंटिन्यू। डीएनए जो कि सभी हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो कि सभी डीएनए में एक यूनिट के रूप में ये हमें देखने को मिलती है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इसमें तीन चीज़ें क्या क्या होती हैं? एक तो होता है एक बेस, जो कि नाइट्रोजन एटम और कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। ज़्यादातर इनमें नाइट्रोजन होते हैं, तो इनको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। दूसरी जो संरचना है, तो सबसे पहली चीज़ हो गई क्या? नाइट्रोजनस बेस। सेकेंड चीज़ एक 5 कार्बन की सुगर संरचना होती है, और एक थर्ड जो चीज़ होती है वो एक होता है फॉस्फोरस आयन। तो ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिली हुई होती हैं, इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनमें से अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स ये दो संरचनाएं होती हैं। अब न्यूक्लियोसाइड्स को अगर फॉस्फेट जोड़ दे इसमें, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। तो समझ में आ गया आपको न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स किसको बोलेंगे? तो ये संरचनाएं होती हैं जो कि डीएनए में न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं डीएनए आरएनए, उनमें ये मोनोमरिक यूनिट जो होती हैं उसके रूप में न्यूक्लियोटाइड्स हमें देखने को मिलते हैं। हम आरएनए की बात करें तो वहाँ पर राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जबकि डीएनए की बात करें तो वहाँ पर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पर ये जो शुगर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ H हाइड्रोजन आयन हमें यहाँ दिख रहा है, ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी होती है।
जबकि आरएनए में हो तो वहाँ पर हमें दोनों जगह ऑक्सीजन और OH ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स समझ में आ गए। अब हम आते हैं नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस जो कि हमने देखे थे कि नाइट्रोजिनस बेस जो है आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उनमें 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पायरिमिडिन्स और एक प्यूरिन्स। पायरिमिडिन्स जो हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन से? पहले प्यूरिन्स को देख लेते हैं। प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन और गुआनिन, ये 2 प्यूरिन्स होते हैं। जबकि साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये 3 पायरिमिडिन होते हैं। ठीक है, और ये प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। अब हम इनकी संरचना देखते हैं। तो दोनों जो पायरिमिडिन और प्यूरिन्स हैं, ये इनकी स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो पायरिमिडिन है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, जबकि प्यूरिन्स जो हैं ये डबल रिंग से बनी हुई संरचना होती है, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं। पायरिमिडिन्स जो हैं इनके हम जो रिंग है सिंगल रिंग, इनमें नंबरिंग आप देख सकते हो। यहाँ नीचे के जो नाइट्रोजन है यहाँ से N1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर नंबरिंग होती है, जबकि इसमें 9 तक नंबरिंग होती है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आगे देखेंगे इसका क्या यूज़ होने वाला है। तो अब हम बात करें संरचना की इनकी, तो संरचना देखते हैं इनकी। प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एडेनिन और एक गुआनिन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एडेनिन, अगर इस प्यूरिन के ऊपर 6 नंबर पे अमीनो ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे एडेनिन। 6 अमीनो प्यूरिन, 6 नंबर पे अमीन ग्रुप है, वो जो प्यूरिन है वो होती है एडेनिन। तो 6 अमीनो प्यूरिन किसको बोलेंगे? एडेनिन को। गुआनिन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तो 2 नंबर पे अमीनो ग्रुप है और 6 नंबर पर ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, तो ये गुआनिन का नाम हो जाएगा। पायरिमिडिन्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरेसिल से शुरुआत करते हैं। यूरेसिल को देख सकते हैं हम 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तो 2 और एक 4, 2 और 4 के ऊपर हमें क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन ग्रुप दिख रहा है। तो 2,4 ऑक्सी पायरिमिडीन है वो यूरेसिल होता है। ठीक है, अब इस यूरेसिल के ऊपर ही हम 5 नंबर कार्बन पर मेथिल ग्रुप जोड़ दे तो वो थाइमिन बन जाएगा। ठीक है, इतना सा इनमें डिफरेंस होता है। तो 5 मेथिल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन जो है वो थाइमिन होता है। मिथाइलेटेड यूरेसिल इज कॉल्ड थाइमिन। अब हम बात करें साइटोसिन की, तो साइटोसिन का होता है फॉर्मूला यहाँ पर 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, 2 पे ऑक्सीजन होता है और 4 पे अमाइनो ग्रुप होता है। ये सेम गुआनिन की जैसा होता है, बस दोनों में क्या होता है एकदम उल्टा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 के ऊपर अमीनो है और 6 के ऊपर ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर 2 के ऊपर ऑक्सीजन है जबकि 4 के ऊपर अमीनो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। नंबरिंग भी अलग है इसके लिए, यहाँ पर 2 6 और 4 का यहाँ पर अंतर आ रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर वो फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है तो क्या बन जाएगा भाई? न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएंगे वो।
तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये आपस में जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनाती है, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना की ये जो चेन होती है ये ही मिलकर क्या बनाते हैं, फिर डीएनए और आरएनए जैसी संरचनाएं बनाते हैं। तो ये कैसे संभव होता है, इनका पॉलीमराइजेशन के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। तो दो प्रकार के, एक तो होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए को पॉलीमर बनाने के काम आता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए के पॉलीमर बनाने के काम आएगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है सिंगल यूनिट है, उनकी यूनिट्स को आपस में जोड़ने का जो काम है ये दो एंजाइम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा। तो किस प्रकार से ये बनाते हैं हम देखते हैं कि जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें ये एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये यहाँ पर शुगर हो गई, और यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप इसमें होते हैं। सबसे पहला वाला अल्फ़ा, फिर बीटा और फिर 3 गामा। 3 यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें से सिर्फ अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के काम आता है, जबकि बीटा और गामा है ये दोनों पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के दौरान क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, दोनों वहाँ से हट जाते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो कि हम बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा बनाई जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आप कलर देख सकते हो, ये क्या है, सारे बेसेज हैं। यहाँ पर ये बेस है, ये शुगर हो गई, और 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं भाई, फॉस्फेट से। तो फॉस्फेट, ये जो गोल गोल संरचना है ये फॉस्फेट को यहाँ पर दर्शा रही है। तो दोनों शुगर के बीच में फॉस्फेट होती है, और इस दोनों ये जो फॉस्फेट है एक बॉन्ड के द्वारा इनको जोड़ के रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, जो रेड कलर में यहाँ पर शो हो रहा है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा भाई, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को हमें मिलता है, जो कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके यहाँ पर फॉस्फेट जो है ये 5 प्राइम कार्बन पे होता है, जबकि 3 प्राइम पे यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, OH ग्रुप होता है यहाँ का। वो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से डीएनए के स्ट्रैंड हम देखते हैं, इन पे एक 5 डैश होता है, और जैसे ये 5 पे यहाँ पर फॉस्फेट है तो ये 5 प्राइम हो जाता है, और ये जो फ्री एंड यहाँ पर दिख रहा है ये होता है 3 प्राइम OH एंड होता है। तो 5 और 3 जो बोलते हैं हम डीएनए के वो यही होते हैं। 5 पे हमेशा फॉस्फोरस ग्रुप देखने को मिलेगा, जबकि 3 प्राइम के ऊपर हमें हमेशा क्या देखने को मिलेगा भाई, OH ग्रुप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे एक सीक्वेंस दिखाया गया है डीएनए की, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसमें 2 सिरे होंगे, एक 5 प्राइम होगा, एक 3 प्राइम होगा। इसको 5 डैश या फिर 3 डैश भी हम बोलते हैं। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉस्फेट के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, और इस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, जहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन होती है और बीच में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो एक 5 प्राइम एंड होता है डीएनए का, और एक 3 प्राइम एंड होता है। इस प्रकार से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे न्यूक्लियोटाइड ने क्या किया, आपस में जुड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनाई। अब ये जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है ये आपस में एंटी पैरेलल, मतलब कि एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा कि जैसे ये प्राइम प्राइम था, ये 3 प्राइम है, तो एक चैन होगी जो कि अगेंस्ट एकदम इसके उल्टी होगी। जैसे
ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये ये एकदम इसका उल्टे डायरेक्शन में होगी। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा इनके जो बेस होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो बाद में ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एक कुंडलित हो जाएंगे और हेलिक्स बना लेंगे। इस डबल हेलिक्स को ही डीएनए के नाम से हम जानते हैं, जहाँ पर दो स्ट्रैंड्स आपस में, एक रस्सी आपने देखी होगी, तो जैसे रस्सी को आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे घुमाकर जो संरचना बनाई जाती है, सेम वही स्ट्रैंड्स यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। चारगाफ रूल, यहाँ पर चारगाफ ने एक रूल दिया था कि भाई जो डीएनए में जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन पाए जाते हैं उनका अनुपात हमेशा बराबर होगा। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है, यानी कि दोनों का रेशियो क्या होता है, समान होता है। एडिनिन, डीएनए में एडिनिन हमेशा किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, जबकि गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। इस प्रकार की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। तो एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करके रखता है। तो एक प्यूरिमिडीन दूसरे प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड मिलकर ये बनाते हैं और दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं। बाद में इनमें क्या हो जाता है, ये हेलिक्स फॉर्म बना लेते हैं जो कि डीएनए होता है। तो ये चारगाफ का रूल था कि भाई हमेशा जितने एडिनिन होंगे उतने ही थाइमिन पाए जाएंगे, जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन पाए जाएंगे। इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होगा, बराबर होगा। तो अब दो स्ट्रैंड्स आपस में मिल चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। अब ये क्या करेंगे, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। डबल हेलिक्स जो हैं ये आपस में एक हेलिक्स बना लेंगे और इस हेलिक्स को ही हम डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। ये राइट हैंडेड भी हो सकता है या फिर लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स जो कि एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा मिलकर इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। इसी को ही हम डीएनए का जो वॉटसन क्रिक जो मॉडल है वो बोलते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिसको हम वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल बोलते हैं, डीएनए मॉडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, ये देखो ये एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम में है और ये एकदम इसका उल्टा है। आपस में इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है दोनों के बेसिस में। एडिनिन थाइमिन से कर रहा है, गुआनिन साइटोसिन से, ठीक है। अब ये इस प्रकार की संरचना इन्होंने बना ली। तो हेलिक्स जो है ये हमेशा दो, एक बी जो डीएनए की बात कर रहे हैं हम, तो बी जो डीएनए इसमें जो हेलिक्स है वो 2 नैनोमीटर यानी कि 20 एंगस्ट्रोम चौड़ा होता है, जबकि इसका एक टर्न, जैसे कि यहाँ से टर्न शुरू हुआ है और वापस यहीं पर आकर जो एक टर्न बनेगा वो होता है 3.4 नैनोमीटर, मतलब 34 एंगस्ट्रोम का ये होता है। और इसमें 10.5 बेस पेयर्स आपस में होते हैं, मतलब कि जो बेसेस हैं ये 10.5 मतलब 10.5 बेसेस आपस में इस प्रकार के बॉन्ड ये बनाते हैं। डीएनए में दो प्रकार की ग्रुप पाई जाती है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं दोनों में काफ़ी स्थान है, तो इस प्रकार के हम मेजर ग्रुप बोलेंगे, और ये जो छोटा सा स्थान यहाँ पर दिख रहा है माइनर ग्रुप होता है।
दो हमने बात करी एक टर्न में 34 एंगस्ट्रॉम का जो टर्न होता है उसमें 10.5 बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं। तो 34 एंगस्ट्रॉम और इसमें 10.5 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर जो है, दो बेस पेयर्स के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर 0.34 नैनोमीटर, या फिर हम बात करें 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है वो दो बेसिस के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर बताई गई है। तो ये डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल था। इसके कुछ फीचर्स हैं कि भाई इस मॉडल के लिए ये किसने दिया, सबसे पहले ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, और 1962 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। फ्रैंकलिन जो थी, रोजालिन फ्रैंकलिन, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी तो नोबेल प्राइज़ उनको नहीं दिया गया। जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं यहाँ पर, वो कॉइलिंग करके एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड एक कॉइलिंग करके और इस प्रकार की हेलिकल संरचना ये बनाते हैं। और स्ट्रैंड्स जो हैं ये हमेशा, जो वॉटसन क्रिक मॉडल जो था उसमें बी फॉर्म का जो डीएनए पाया गया है उसमें राइट हैंडेड हेलिक्स बनता है। स्ट्रैंड्स हमेशा एंटी पैरेलल होंगे, वो हमने आपको बता ही दिया कि भाई एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा उसके अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन में वो उसका मूव होगा, और वो एक दूसरे से आपस में क्या करेंगे, उनके जो बेसेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर इस प्रकार की संरचना बनाएंगे। जो बेसेस के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होगी कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर होगी। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि थाइमीन एडेनिन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। मेजर और माइनर ग्रूव्स यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, जो कि हेलिक्स फॉर्म में। हेलिक्स का डायमीटर 20 एंगस्ट्रोम होता है, या फिर 2 नैनोमीटर बोल सकते हैं। दो बेसिस के बीच में दूरी जो है वो 3.4 एंगस्ट्रोम होती है। एक पूरे हेलिकल टर्न जो है उसमें जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रोम की वो एक टर्न इसमें पाया जाता है। एक टर्न के अंदर 10.5 बेस पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। बेस पेयर्स जो हैं वो आपस में एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखे रहते हैं कि वो इस डीएनए के जो संरचना है इसको काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये मॉडल है, ये स्टेबल संरचना होती है, इसीलिए डीएनए को ज़्यादातर एनिमल्स में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल संरचना होती है, ज़्यादा लाइबल नहीं होती है, हाँ, हर प्रकार का टेम्परेचर भी सहन कर सकती है, एडवर्स कंडीशन को भी ये सहन कर सकते हैं। इस प्रकार एक स्टेबल संरचना ये बनाते हैं। तो इस प्रकार से ही इसको हायर एनिमल्स में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। तो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।